हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सोल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से बार की एग्जाम जो हमारा होने वाला है अगले महीने 18 तारीख से स्टार्ट है। उसके लिए हम लोग फिटर एमसीक्यू की क्लास लेके आ चुके हैं। फिटर का हमारा जो है 24 को है, 24 को है। आप सभी ने देख लिया होगा उस वीडियो को। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो देख लें और आप अपना अपना ट्रेड का डेट वहां से देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से फिटर एमसीक्यू की बात करेंगे। फिटर एमसीक्यू में जो ये हमारा 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, हमारी दूसरी क्लास है। आज की जो हमारी ये दूसरी क्लास है, इसमें हम लोग दूसरी क्लास में जो हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि हम लोग थोड़ा फास्ट कवर करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थ्योरी समझने की उतने ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आज के पहले क्वेश्चन पे। और पहले क्वेश्चन का आंसर बता दो कि अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। देखो, ऊर्ध्वाधर स्थिति में जब रखा जाता है तो उसे किस के द्वारा कसा जाता है ये आपको बताना है ना, कि किसके द्वारा उसे कसा जाता है। तो आप क्या बोलोगे, सतही, यहाँ पे एन एंगल प्लेट यानी कि एक कोणीय प्लेट में उसको कसा जाता है। किसमें? एंगल प्लेट में उसको कसा जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। शंकु और कोणीय दोनों मापनों हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जा सकता है? तो आप बोलोगे साइन बार। शंकु और कोणीय दोनों मापन हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जा सकता है? आप क्या बोलोगे इसमें से? साइन बार। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 होता है। तो 1000 मिलीमीटर जो कि 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर। आगे बात करते हैं, 1 वर्ग मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 वर्ग मीटर निम्न में से 10.764 वर्ग फीट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10.764 वर्ग फीट के बराबर होता है 1 वर्ग मीटर। आगे बात करते हैं, नीचे दिए गए में से कौन सा सही नहीं है? देखो, इनमें से ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर, ये तो सही है। ठीक है, सही नहीं है हमें बताना। एम्पियर बराबर कूलाम बटे सेकंड, ये भी सही है। वोल्ट बराबर कूलाम बटे जूल, ये हमारा सही नहीं है, तो इसको आप टिक कर दोगे। वोल्ट बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान का क्यू होता है। ठीक है, वोल्ट बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान का क्यू होता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसका सही है और ये हमारे पास क्या है? गलत है। बात समझ रहे हो ना? लेकिन आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हमारा ये वाला सही है। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन निम्न में से 0.001 mm के बराबर होता है। 0.001 mm के बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सातवें, निम्न में से कौन सदिश नहीं है? तो इसमें से देखो, बल सदिश है, संवेग सदिश है, वेग भी सदिश है। द्रव्यमान जो है हमारा ये सदिश नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। और ये दोनों ही अदिश राशियां होती हैं। क्या होती हैं? ये भी अदिश होता है और ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा अदिश ही होता है, जिसे द्रव्यमान क्या होता है? अदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश नहीं होती है। उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट, उत्सर्जन मानकों की यूनिट क्या होता है? ग्राम बटे किलोमीटर। क्या होता है? ग्राम बटे किलोमीटर। ये आपका सही होता है उत्सर्जन मात्र मानकों के लिए। ठीक है, आगे, एक निर्धारित समय में किए गए कार्य का दर होता है, एक निर्धारित समय में किए गए कार्य का दर शक्ति होता है, यानी कि पावर होता है। क्या होता है? शक्ति होता है। आप क्या कह सकते हो? शक्ति होता है, यानी कि पावर होता है। आपका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आपका बी नंबर से हो जाएगा। क्या? शक्ति हो जाएगा, पावर हो जाएगा। आगे, इंजन को किससे मापित किया जाता है? तो इंजन को डायनोमीटर से मापित किया जाता है। किससे? इंजन को जो है डायनोमीटर से मापित किया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इन क्वेश्चन को बराबर से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे बात करते हैं, डेसिबल, डीबी का मापने का यूनिट है। डीबी क्या है? ध्वनि को मापने का यूनिट है। किसको मापने का यूनिट है? डीबी जो है ध्वनि को मापने का यूनिट है, यानी कि साउंड को मापने का यूनिट है। किसको? साउंड को मापने का यूनिट है।
आगे बात करते हैं सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है। सरफेस प्लेट जो हमारा होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेनाइट। किसका? या ग्रेनाइट कह सकते हो, ग्रेनाइट का बना होता है। किसका? ग्रेनाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है। आगे 1 माइक्रोन सेंटीमीटर में देखो क्या होता है कि भाई हमारे पास मिलीमीटर में 0.001 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर, अगर 1 माइक्रोन बराबर सेंटीमीटर में पूछता है तो एक जीरो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? 0.0001 सेंटीमीटर। ये आप लोग यहां से याद रखना। ठीक है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई? ये दोनों ही क्या किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। इन दोनों को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.0001 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में आपसे पूछा है। ठीक है, ये सभी ऑप्शन क्या है? ये सभी ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में रहेंगे। ठीक है, बात समझ गए? 0.001 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं हम लोग आंतरिक अंतःपुच्छ के टेपर को इनमें से किसके सहायता से मापा जाता है? किसकी सहायता से इनमें से मापा जाएगा? आपके पास है साइन बार, संयोजन सेट, स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदों द्वारा, या फिर डायल गेज। तो आप क्या बताओगे? स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदों के द्वारा। ठीक है, 14वें नंबर में क्या हो जाएगा? स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंद। आगे बात करते हैं डायनोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? चिप थिकनेस रेशियो या फिर धातु कर्तन के दौरान बल। तो ये डायनोमीटर एक युक्ति होती है जिसका प्रयोग क्या है? धातु कर्तन के दौरान बल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल मापन में प्रयोग किया जाता है धातु काटने के दौरान, है ना? ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है? 2500 है ना, 2500 निम्न में से किसके बराबर होगा? तो ये जो हमारे पास होता है ना, ये किसके बराबर होगा? आप यहाँ पे 10 का भाग दे दोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। 10 का अगर आप भाग दे देते हो तो यहाँ से क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? यहाँ पे होंगे 2500 में कितने? 250 सेंटीमीटर होंगे। बोलो, बात आप समझ गए? ठीक है, आ जाओ। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। बोलो, बात समझ गए? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 1 मीटर में आपके पास यहां से हो जाएंगे 10 डेसीमीटर। बात समझ में आ गई? 18वां नंबर आ जाओ। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप बोलोगे कि भाई 1 इंच में जो है ना 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यानी आपका सी नंबर यहाँ से सही हो जाएगा 18 में। ठीक है, आगे बात करते हैं 19वें नंबर की। 19वें नंबर में हमारे पास क्या है? 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान जो होता है हमारे पास वो 3.6 इंटू 10 की घाते कितना? 6 होता है। 3.6 इंटू 10 की घाते 6 होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की घाते 6। कितना? 3.6 इंटू 10 की घाते 6। यहाँ पे आप जूल भी लिख लेना, 10 की घाते जूल। ठीक है, बात समझ गए? बात समझ गए भाई? आगे यहाँ पे क्या है? मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के मापन का निर्धारण। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के मापन का निर्धारण किससे किया जाता है? मीटर से। किससे किया जाता है मेरे भाई? मीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? मीटर से। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के मापन का निर्धारण किससे किया जाता है? मीटर से किया जाता है। आगे 21 नंबर, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? बहुत ही सिंपल। एम्पियर क्या है? जो एम्पियर होता है, एम्पियर से आप क्या मापते हो? एम्पियर से आप मापते हो विद्युत धारा। ठीक है, एम्पियर से आप क्या मापते हो? एम्पियर से आप मापते हो विद्युत धारा। एम्पियर से क्या मापते हो? एम्पियर से मापते हो आप विद्युत धारा। बात समझ गए? एम्पियर से क्या मापते हो? एम्पियर से आप मापते हो विद्युत धारा। आगे बात करते हैं 22वें नंबर पे, सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया? बोलो, तो आप बताओ यहाँ से सार्वत्रिक मानक समय का क्या है? आविष्कार किसने किया था? तो आप बताओगे, यहाँ से आपको दिया एट्रिको फेरसी, एडाल्ट गेस्टन। यहाँ पे आप बताओगे कि सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। क्या है? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग में आविष्कार किया था। किसका? सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? सैंडफोर्ड
फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं किलोवाट घंटा किसका मानक है। तो भाई किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। बात आप समझ गए, आगे आ जाओ। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। यहाँ पे सभी जो दिए गए बार में दिए गए, तो आपको बताना है कि क्या है यहाँ से 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना दाब या प्रेशर किसके बराबर होता है, तो आप बताओगे लगभग, है ना। यहाँ पे क्या होता है, लगभग 1.0 बार के बराबर होता है। लगभग 1.0 बार के ये बराबर होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो दाब होता है ना, ये किसके समतुल्य होता है, लगभग 1.0 बार के बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से 25वें नंबर पे। चलो आ जाओ। 1 हॉर्स पावर में, 1 हॉर्स पावर का मतलब 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, है ना। जो ट्रैक्टर गाड़ी आप देखते हो ना, जैसे आप देखते हो कि भाई ये कितना, ये 32 हॉर्स पावर का है, ठीक है, ये 42 हॉर्स पावर का है, ये 48 हॉर्स पावर का, ये 50 हॉर्स पावर का, ये 60 का है। तो इस तरीके से होता है। तो आप देखो गाड़ियों में मान लो कि आपने ले लिया कि भाई एक 48 हॉर्स पावर की गाड़ी है आपके पास, है ना। ट्रैक्टर मान लो आपके पास कितने का, 48 HP का ट्रैक्टर है। कितने का, 48 HP का। ठीक है, 48 HP। हॉर्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति होता है। क्या हॉर्स मतलब घोड़े की शक्ति। 1 हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति बराबर 746 वाट होता है। यहाँ पे 48 हॉर्स पावर है, कितने 48, तो इसमें से आपको 746 का गुणा करना पड़ेगा, तब वो वाट में आ जाएगा उस ट्रैक्टर की क्षमता। कहने का मतलब आप समझ गए कि 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। बाकी और जितने भी दिए उसमें से आप 746 का गुणा करा के निकाल सकते हो। बल का मात्रक क्या होता है भाई, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, सिंपल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट जो है वो किसके समतुल्य होता है। फास्ट फास्ट चलते रहो, जल्दी से बताते रहो, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। क्वेश्चन को आप रटते रहिएगा। और थ्योरी जो है ना, ये अभी दूसरे चैप्टर के हैं जो क्वेश्चन चल रहे हैं, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आप थ्योरी उसी चैप्टर वाइज आप पढ़ते रहना, ठीक है। एक दिन पहले यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, जैसे आज दूसरा चैप्टर चल रहा है, इसकी 2 क्लासेस होंगी आपके पास। इसमें 100 है, दूसरे वाले में 50 क्वेश्चन है और कुछ फैक्ट भी है, ठीक है। लगभग 200 क्वेश्चन आप मान लो किससे, दूसरे चैप्टर से, है ना। उसके बाद कल जो आपको वीडियो मिलेगा वो तीसरे चैप्टर का मिलेगा, तो आप तीसरा चैप्टर तैयार रखना, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बिना थ्योरी पढ़े कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। इसको क्लास के बाद फिर आप एक बार थ्योरी पढ़ो, फिर आप टेलीग्राम से PDF देख लो, डाउनलोड कर लो उसको, उसके बाद फिर अपने से करो, है ना। थ्योरी आपको पढ़ते रहना है, एक बार पढ़ो या 2 बार पढ़ो, याद मत करो, बस उसको एक बार पढ़ लो। याद आपने बहुत कर लिया होगा, बस उसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बताओ यहाँ पे एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट जो समतुल्य होता है ना, वो क्या होता है, 1000 kg CO2। 1000 kg CO2 के समतुल्य होता है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है, एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य होता है। आगे आ जाओ। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, बताओ जल्दी से। 0.39 से गुणा करने पर इंच किसमें से प्राप्त होगा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर को जब आप क्या करोगे, 0.39 से गुणा करोगे ना, तो इससे क्या प्राप्त होगा आपको, इससे आपको इंच प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इससे आपको इंच प्राप्त होगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर वाली यूनिट के साथ आप 3.9 से गुणा करते हो तो आपको इंच प्राप्त होता है। बात समझ गए। आगे कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जल्दी से बता दो भाई, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, कार्य का मात्रक होता है आपके पास जूल।
आगे आ जाओ भाई, 30वें नंबर का आंसर बता दो जल्दी से, क्या होगा कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो आप बताओगे कि एक बैरल बराबर कितना होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। कितना होता है? एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, नॉट बराबर जहाज के चाल की मापन, ये तो सही है। नॉटिकल मील बराबर नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय, नहीं, ये आपका नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष होता है जो वो दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष, ये होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है मेरे भाई? प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो दूरी का मात्रक होता है। समझ गए ना आप? यहाँ से सुमेलित नहीं है, ये वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ आगे, 32वां नंबर बता दो भाई। प्रकाश की गति बता दो। प्रकाश की गति होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है। आप बोलोगे सी नंबर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। आगे आ जाओ जल्दी से। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? जल्दी से बता दो किसके बराबर होता है। जल्दी से आप सभी को बताना है क्या होगा। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक निम्न में से किसके बराबर होता है? आप बोलोगे कि भाई 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बात आप समझ गए? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है भाई मेरे? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। आगे बात करते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना? 1000 मीटर वाला सही होगा यहाँ पे, 1000 मीटर। बात समझ गए? 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर होता है। आगे आ जाओ 36 नंबर पे। एक पिकोग्राम किसके बराबर होगा? जल्दी से बता दो भाई। 36 में एक पिकोग्राम किसके बराबर होगा? एक पिकोग्राम जो बराबर होगा ना, देखो यहां से, एक पिकोग्राम किसके बराबर होगा? तो एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, क्या होगा? 10⁻⁻12 ग्राम के। एक पिकोग्राम किसके बराबर होगा? एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 36वें पे। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। 37 नंबर पे क्या होगा कि नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? बोलो, नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? ये आपको बताना है 37 नंबर पे। नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है भाई? है ना? नैनो कण का आकार निम्न में से 1 nm, है ना? क्या है यहाँ पे? 1 nm से 100 nm के बीच होता है। 1 nm से 100 nm के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? नैनो कण का आकार जो होता है 1 nm से 1000 nm के बीच होता है। 38 नंबर का बता दो जल्दी से। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में 10⁻⁻ कितनी होती है भाई मेरे? जल्दी से बताओ कितनी होगी नैनोमीटर में? चलो बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से कितनी होगी? तो आप बोलोगे 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। 10⁻7 नैनोमीटर। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। आगे आ जाओ। 1 मीट्रिक टन ग्राम भार किसके बराबर होता है? 1 मीट्रिक टन भार जो होता है ना, वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन भार किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर 1/10
1000 मिलीमीटर होता है। 1/1000 मिलीमीटर ऑप्शन नंबर सी होता है। दशमलव में दिया होगा तो 0.001 मिलीमीटर होगा। ठीक है, फ्रैक्शन भी दिया होगा तो आपका ये सही होगा, दशमलव में आपका ये सही होगा, 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, आगे आ जाओ। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, जल्दी से बता दो। तो आप बोलोगे रेडियो धर्मिता की इकाई जो है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी है। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, रेडियो धर्मिता की इकाई जो है क्यूरी है। आगे आ जाओ। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक का मात्रक, जल्दी से बता दो। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक का मात्रक डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, इसका होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बात समझ गए, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बोलो भाई जल्दी से बताओ। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है ना। 43 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके पास। ठीक है, अभी 57 क्वेश्चन बचे हुए। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान क्या होता है। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान आपको बताना है क्या होता है। तो आप बोलोगे इसका मान जो होता है ना वो कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटा होता है। 10⁻23 क्वांटा होता है। ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटा होता है, ये आपको बताना है। आगे, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, जल्दी से बताना है। निम्न में से कौन सी जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, आपसे पूछा है तो वेबर। क्या है, वेबर। निम्न में से कौन सी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, आप बोलोगे वेबर। क्या बोलोगे मेरे भाई, आप बोलोगे वेबर। ठीक है, आगे, निम्न में से किसे 1000 N सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर, क्या होगा इनमें से मेरे भाई, बोलो जल्दी से, क्या होगा इनमें से। तो आप बोलोगे कि पायरोमीटर होगा। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, पायरोमीटर होगा। क्या होगा वो होगा आपके पास पायरोमीटर। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास पायरोमीटर। बात आप समझ गए, क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा पायरोमीटर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हैं तो उपयुक्त हो, वह क्या है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने उपयुक्त होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वह हमारे पास होता है पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण, जिसे आप क्या कहते हो, पायरोमीटर कहते हो, वो हमारे पास होता है। ठीक है, आगे 48 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 48 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके, 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। बात आप समझ गए, आगे आ जाओ। 49 क्वेश्चन पे आ जाओ। साइन बार का साइज किससे लिया जाता है, दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से। साइन बार जो है, साइन बार का साइज कहां से लिया जाता है, तो आप बोलोगे दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से लिया जाता है। आगे आ जाओ। 50 नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ कि साइन बार निम्न में से किस साइज में नहीं होता, 500 mm के साइज में नहीं होता है। किस में नहीं होता, 500 mm के साइज में साइन बार नहीं होता है, ये आपको यहां से बताना था। ठीक है, चलो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पार कर लिया है। अब आगे बारी है 51 वाले क्वेश्चन की। 51 पे आते हैं। निम्न बार में, साइन बार में सुराखों का उद्देश्य सुंदरता के लिए है या भार कम करने के लिए, क्या बोलोगे यहाँ पे भाई, किसके लिए, सुंदरता के लिए, भार कम करने के लिए, वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कपीस को क्लैंप करना। साइन बार में जो सुराख होते हैं वो क्या होते हैं, वर्कपीस को क्लैंप करने, यानी वर्कपीस को पकड़ने के लिए, उनको बांधने के लिए होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। साइन बार सिद्धांत पर कार्य करता है। साइन बार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे साइन बार जो होता है
वो त्रिकोणमिति सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? साइन बार जो होता है वो त्रिकोणमिति सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? त्रिकोणमिति सिद्धांत पर। साइन बार की धातु क्या होती है? जल्दी से आप बताओ, 53 नंबर का आंसर। साइन बार की धातु क्या होती है? साइन बार की धातु क्या होती है आपको बताना है। तो आप बोलोगे साइन बार की धातु क्या होती है, आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं आप बोलोगे स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील होती है। क्या होती है? स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। साइन बार की धातु क्या होती है? स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील होती है। क्या होती है? स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील होती है। आ जाओ 54 नंबर पे। तो 54 नंबर पे आपके पास क्या होगा? साइन बार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए। साइन बार का प्रयोग कहाँ होता है? टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए होता है। कहाँ पे होता है? टेपर जॉब का जो है कोण ज्ञात करने के लिए होता है। आगे बताओ 55 नंबर का आंसर जल्दी से बताओ। ठीक है, डायसन इकाई का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? डाबसन इकाई का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ये जल्दी से आप बता दो। डाबसन इकाई का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई मापने में, या हीरे की मोटाई मापने में, या फिर ओजोन परत की मोटाई मापने में। तो डाबसन परत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने में। कहां पर? ओजोन परत की मोटाई मापने में। 56 नंबर का जल्दी से आप लोग आंसर बता दो। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, ये था आपका 56 नंबर। आगे चलते हैं 57 पे। 57 का जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या होगा। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। आप जल्दी से बता दोगे। वायु दाब को मापने वाले, जो वायु दाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 57 पे क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। आगे आ जाओ 58 नंबर पे। तो 58 नंबर पे आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं, ये आपको बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप क्या बताओगे? हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर। क्या बोलोगे भाई मेरे? आप बताओगे हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलो 59। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जल्दी से बताओ, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप बोलोगे हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प, ठीक है। लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट गुरुत्व, एनीमोमीटर वायु की गति, सिस्मोग्राफ भूकंप। यहाँ पे जो है ना ये वाला सही नहीं है। लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट गुरुत्व नहीं मापता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आप बोलोगे जो इसका बी नंबर है ये हमारा यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। एनीमोमीटर किसका मापन करता है? एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति का मापन करता है। एनीमोमीटर जो होता है ना वो वायु की गति का मापन करता है। ये देखो यहाँ पे भी दिया गया था, है ना। एनीमोमीटर किसका है? वायु की गति का मापन करता है। ठीक है, आ जाओ 61 नंबर पे। तो 61 पे आप क्या बोलोगे? रक्त दाब का पता लगाने में से संबंधित संवेदी ग्राही क्या है? बोलो जल्दी से। 61 का जल्दी से बताओ। रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही क्या है, यानी कि रिसेप्टर क्या है? तो आप बोलोगे मेकानो रिसेप्टर। क्या बोलोगे? मेकानो रिसेप्टर। क्या बोलोगे मेरे भाई? मेकानो रिसेप्टर। आगे बात करते हैं 62 नंबर पे। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? 62 नंबर। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर कहा जाता है। आ जाओ 63 नंबर पे। किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? 63 नंबर पे किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? आर्गोमीटर। क्या कहा जाता है? आर्गोमीटर। क्या कहा जाता है मेरे भाई? आर्गोमीटर कहा जाता है। बात आप समझ गए? क्या कहा जाता है? आर्गोमीटर कहा जाता है। आगे बात करें 64। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 64 जल्दी से बताओ। महासागर की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। महासागर की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। भले ही फास्ट हो रहा है लेकिन आपको इनको तैयार करना है। ठीक है, 65 बताओ भाई जल्दी से। क्या होगा कि आकाश या समुद्र की
नीलिमा को मापने के यंत्र, नीलिमा आकाश और समुद्र में जो नीलापन होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साइनोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? साइनोमीटर या बैरोमीटर। क्या होगा मेरे भाई, एक बार देखो, वेदीमीटर है ना, उसके बाद सेनोग्राफ क्या होगा भाई 65 में, जल्दी से बताओ, है ना? हाँ हम लोग सही थे, साइनोमीटर ये होगा। क्या होगा? साइनोमीटर होगा। क्या होगा मेरे भाई? साइनोमीटर होगा। सी नंबर क्या है? साइनोमीटर। जो आकाश और समुद्र में जो नीलापन होता है ना, जहाँ पे ज्यादा पानी होता है वहां नीलापन हो जाता है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं भाई? उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं साइनोमीटर। आगे आ जाओ 66 नंबर पे, आ जाओ भाई यहाँ पे, कि समय को मापने के यंत्र को क्रोनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर। समय के को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर कहते हैं। आगे आ जाओ 67 में, भूकंप को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। क्या होता है मेरे भाई? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। 67। 68 पे आ जाओ, वायु की आर्द्रता से मापी जाती है। वायु की आर्द्रता जो है ना हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, आपको बताया गया अभी। हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ए नंबर। आगे आ जाओ 69, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए ल्यूसीमीटर। क्या? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए ल्यूसीमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए क्या होगा? ल्यूसीमीटर होगा। 69 में क्या हो जाएगा? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए क्या हो जाएगा? ल्यूसीमीटर। ठीक है, आगे 70 पे, 70 पे आते हैं भाई हम लोग। क्या हो जाएगा 70 नंबर पे? विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए एरोमीटर। क्या? एरोमीटर। क्या होता है मेरे भाई? एरोमीटर होता है। क्या होता है? एरोमीटर। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। क्या होता है? स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। आगे बात करते हैं 72, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? 72 नंबर पे आ जाओ, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाएगा? हाइटोमीटर। क्या? हाइटोमीटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाइटोमीटर कहा जाएगा। वर्षा मापने के यंत्र को हाइटोमीटर कहा जाएगा। ये आप याद रखना, ये यंत्र से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे? हाइटोमीटर कहा जाता है। 73 नंबर पे, हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर। हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर। क्या? एनीमोमीटर। हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर कहा जाता है। बात समझ गए? 73 का बी नंबर। ठीक है, 74 पे आ जाओ, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। किसका उपयोग करके? ये आपको रटे होने चाहिए। हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। किसका? हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। आपको क्या होने चाहिए? रटे होने चाहिए। ठीक है, 75 पे आ जाओ, सही सुमेलित कीजिए। आ जाओ भाई 75 पे आ जाओ। क्या होगा? इनको सही से क्या करना है? इनको सही से आपको मिलाना है। तो 75 नंबर पे क्या होगा? आप जल्दी से बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ मेरे भाई, 75 पे क्या होगा? जल्दी से बता दो 75 पे क्या हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फेदोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए। क्या होता है? आप बताओगे कि जो फेदोमीटर होता है ना वो समुद्र की गहराई के लिए होता है, और हमारे पास जो बैरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडल की आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए। बस इस तरीके से आपको मिलाना था। पहले का डी था, दूसरे का ए था, तीसरे का बी था और चौथे का सी था। ये आपको यहाँ पे मिलाना था
ये था यहाँ पे आपका आंसर। बात समझ गए? 75 नंबर इस तरीके से आपका होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं 76। 76 नंबर पे आ जाओ। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे लक्सीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश की तीव्रता। 76 नंबर पे क्या हो जाएगा? लक्सीमीटर हो जाएगा। 77 पे आते हैं, क्या होगा? जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो आप बोलोगे पायरोमीटर। क्या है निम्न में से? निम्न में से कौन सा है? आप क्या बोलोगे? पायरोमीटर है। क्या है मेरे भाई? पायरोमीटर है। क्या बोलोगे? पायरोमीटर है। बात आप समझ गए? बात समझ गए? क्या हो जाएगा 77 पे? 77 पे हो जाएगा जलवाष्प ताप तथा थर्मामीटर। ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ से हाइग्रोमीटर होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, इसे आप सही कर लेना। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। 78 पे आ जाओ जल्दी से। 78 पे आ जाओ। क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन बटे कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन बटे कूलम। चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई में क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? चुंबकीय, है ना? यहाँ पे एक सेकेंड, वेबर कहाँ लग रहा है? टेस्ला होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई पे क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। बात आप समझ गए? 80 नंबर पे आ जाते हैं। 80 नंबर पे क्या हो जाएगा? निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो हो जाएगा विकिरण तापमापी को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। 81 पे आते हैं। पायरोमीटर निम्न को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान को। किसके लिए? पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 82 नंबर पे आते हैं। 82 नंबर पे क्या हो जाएगा? पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तापक्रम मापने के लिए। वही पायरोमीटर से। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के। ठीक है, सेम वही था, कोई इसमें डिफरेंस नहीं था। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापन को मापने के लिए किया जाता है? फिर से यहाँ पे अत्यधिक उच्च तापन, देखो यहाँ पे अत्यधिक उच्च तापन के लिए किसका प्रयोग? पायरोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाएगा भाई मेरे? किसका प्रयोग किया जाएगा? पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर का। बात आप समझ गए? आगे आ जाओ। 85। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 85 नंबर बोलो जल्दी से। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। किस यंत्र का? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार यंत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। 86 नंबर, सूची फर्स्ट में से सेकंड को सुमेलित करना है। बोलो जल्दी से। 86 नंबर बोलो कौन कौन इसको सुमेलित कर लेगा? बोलो भाई मेरे। 86 नंबर है, जल्दी से आप लोग बता दो क्या होगा। 86 नंबर जल्दी से बता दो। बोलो बोलो भाई। अमीटर क्या हो जाएगा? धारा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष। ठीक है। उसके बाद बैरोमीटर क्या हो जाएगा? भार। स्प्रिंग तुला ताप। बोलो बात सही है क्या? क्या हो जाएगा यहाँ पे? अमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा किससे? धारा से। अमीटर किससे हो जाएगा भाई मेरे? अमीटर हो जाएगा धारा। अमीटर कहाँ से हो जाएगा? धारा से। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर किससे होगा भाई मेरे? बैरोमीटर किससे होगा? बैरोमीटर का दाब होगा क्या? बैरोमीटर कहाँ से होगा? बैरोमीटर दाब से होगा क्या? बैरोमीटर कहाँ से होगा? बैरोमीटर दाब से होगा। स्प्रिंग तुला भार से होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होगा, है ना? इसको आप लोग देख लेना। आगे, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बोलो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बोलो जल्दी से। बोलो बताओ जल्दी से भाई मेरे। बोलो। तो यहाँ पे क्या है? उष्मा की इकाई। ये आप क्या बोलोगे? डी नंबर। सेल्सियस क्या है? सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस हमारा ताप का है। किसका है मेरे भाई?
ताप की इकाई है सेल्सियस। सेल्सियस किसका है? ताप की, ताप की इकाई है। बात आप समझ गए? आ जाओ आगे। 88 नंबर पे कौन सा सुमेलित नहीं है? 88 नंबर पे आ जाओ भाई मेरे, कौन सा सुमेलित नहीं है? आ जाओ भाई मेरे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर किससे मापता है? भूकंप। सिस्मोमीटर भूकंप से रिलेटेड है, तो ये डी नंबर आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से आ जाओ 89 नंबर पे, फिर से वही बात, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप बोलोगे कि जो ये टैकोमीटर, ये दाबांतर नहीं नापता, ये सुमेलित नहीं है। सी नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारे पास सुमेलित नहीं है। जो हमारे पास क्या है? टैकोमीटर। ठीक है, बोलो। ठीक है, बात समझ गए। टैकोमीटर वायुयान या नाव की जो है गति को मापता है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, बताओ जल्दी से। सापेक्ष आर्द्रता जो है वो मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ना कि हाइड्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता। आगे आ जाओ, वायु की आर्द्रता मापने के लिए 91 नंबर पे आ जाओ। वायु की आर्द्रता मापने के लिए, पीछे क्या था? पीछे भी सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। आगे वायु की आर्द्रता मापने के लिए, आगे हमारे पास क्या है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा युक्त उपयोग किया जाता है? तो आप बताओगे। वही हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायु की आर्द्रता मापने के लिए भी। आगे आते हैं हवा में आर्द्रता को मापने के लिए, 92 नंबर। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए वही चीज है, वायु में हाइग्रोमीटर। वायु में हो या हवा में हो, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? वातावरणीय आर्द्रता या वातावरणीय दाब। तो आप बोलोगे वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है ना? अभी तक हम आर्द्रता ही देखते हैं, तो क्या बोलोगे? वातावरणीय आर्द्रता। ठीक है, आगे आ जाते हैं। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि वायु है तो हाइग्रोमीटर ही होगा। क्या होगा? हाइग्रोमीटर ही होगा। आगे फिर से वायुमंडलीय दाब को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं, ये आपको बताना है। साधारण में जो होगा, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? आप बोलोगे पारा। ठीक है, होता है या होते हैं? आप बोलोगे पारा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक गिरावट का सूचक क्या है? तो आप बोलोगे तूफान का। अगर बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट होती है तो उसका सूचक क्या होता है? कि मतलब तूफान आने वाला है। आगे 98 नंबर, वायुमंडलीय दाब, है ना? क्या है? वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट। अगर वायुमंडलीय, अगर क्या है, वायु दाब मापी में रीडिंग में अचानक गिरावट होती है तो भी क्या होता है? तूफानी होगा। गिरावट इस बात का संकेत, संकेत की मौसम तूफानी होगा। मौसम क्या होगा? तूफानी होगा। आज कुछ तूफानी होगा, है ना? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफी से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफी से मापी जाती है। किससे? सिस्मोग्राफी से। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास 100 नंबर, जल्दी से बता दो इसका। भूकंप की तीव्रता आपको अभी बताया गया सिस्मोग्राफ के द्वारा, है ना? किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन जो यहाँ पे कराए जा चुके हैं। बहुत ही फास्ट कराए गए हैं, है ना? बहुत ही फास्ट कराए गए बिना किसी एक्सप्लेन के, जो कि 43 मिनट में, है ना, 43 मिनट पे हो गए। जैसे हम लोग 50 क्वेश्चन करते थे वैसे आज हमने 100 क्वेश्चन किए। और ये हमारा लक्ष्य क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देना और क्वेश्चन के आंसर देना। बाकी चीजें आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, है ना? तो आप थ्योरी को बढ़िया से एक बार पढ़िए, उसके बाद इनका आंसर करिए, है ना? जिनका भी आंसर अगर आपको डाउट लगता है तो आप थ्योरी से देख सकते हो, आपका डाउट क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, है ना? हो सकता है कहीं कहीं हो सकता है कि आपको कुछ बुक में दूसरा आंसर हो, कुछ दूसरा, तो आप थ्योरी से एक बार उसको क्या करिएगा? थ्योरी से मैच करिएगा, तब आप वहां पे सेटिस्फाइड होगा कि हाँ ये आंसर सही है। ठीक है, बाकी वैसे सारे आंसर यहाँ पे आपको सही ही बताए गए हैं, कोई गलत बताएगा ही नहीं यहाँ से, है ना, कि आपको गलत पढ़ाया जाए। फिर भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप थ्योरी की बुक से उसको
मैच करिए। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना, एक्सप्लेन और थ्योरी आप पढ़ चुके हैं ये हम मानते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये थी हमारी दूसरी क्लास। आगे आपको मिलने वाली है क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग फिर से चैप्टर नंबर 2 के ही बचे हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।